मित्रों नमस्कार, शुभ संध्या। आज समाज के दो ऐसे संवर्गों के ऊपर हम बातचीत करेंगे जो साहित्यकार है, जो कवि है, लेखक है, और दूसरा कलाकार वर्ग जो चित्रकार है, जो शिल्पकार है, जो मंच में अभिनय करने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, नृत्य करने वाले, ये कलाकार वर्ग है। ये दोनों हमारे समाज के एक ऐसे अभिन्न अंग हैं जिनकी लोकप्रियता उसे अमृत की श्रेणी में ले जाता है। तो वो या उनकी प्रदेय क्या है, या इनके बारे में हम और क्या कह सकते हैं, इनको ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या करते हैं कि अमूमन कलाकार निराकार को साकार करता है, या जो निराकार भाव को साकार करे वो कलाकार है। साहित्यकार एक तरह से कलाकार ही होते हैं और इनमें अपूर्व सृजन होते हैं। इनसे दोनों मिलकर, साहित्यकार और कलाकार दोनों मिलकर ऐसा रचते हैं कि दुनिया सम्मोहित और चमत्कृत हो जाते हैं। इनकी बनिस्बत तख्तोताज व सत्ताएं मिलती है। अनेक तरह की इबारतें लिखी व मिटाई जाती हैं। सच कहें तो ये रचनाकार, ये क्रिएटर इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल सकते हैं, बदलते रहे हैं। रचनाओं ने इनकी सीमाएं तोड़ी और सीमाएं जोड़ी भी। इनकी रचनाओं को हम स्वर देते हुए कह सकते हैं कि ये सड़क, ये बीहड़ दर्रा, ये टेढ़ी मेढ़ी, ये पगडंडी, ये बीहड़ दर्रा, ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, ये मिट्टी गिट्टी मुरम वाली, खस्ता हाल कटा फटा, ऊबड़ खाबड़ सड़क नहीं, ना ही चिकनी तारकोल, सीमेंट या शीशे की सड़क जो जोड़े देश, राज्य, गांव, शहर। वनिज व्यापार, विविध कारोबार, उपनिवेश, दोहन, शोषण के लिए जोड़ता है हृदय से हृदय, मन से मन। आना है तुम्हें, सड़क सुगम है, स्वागत है सतपंथ में। कविता की धरातल में, जहां हृदय से हृदय, मन से मन जुड़ता है, जहां उपनिवेश नहीं, लेकिन साहित्यकारों ने जो मानव कल्याणार्थ बातें लिखी, उनके बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें ही श्रेष्ठ कह उपनिवेश का काम आरंभ किया, राज किया। विचारों के आधार पे दूसरे विचारधारा के लोगों को एक तरह से मानसिक गुलामी की ओर ले गए, उनके ऊपर राज करना आरंभ किए। लिखने में, दिखने में ये अदना सा, ये संत सा, ये फकीर सा,
पर कयामत लाने की मादा रखते हैं। सतपंथ के कारीगर चलते तो अकेले, एकला चलो रे, पर अपने पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों को भी चलाने की मादा रखते हैं। ये भले जीते जी उपेक्षित रहे या अपने परिजनों के लिए कुछ करे ना करे, पर कालांतर में यही लोग प्रवर्तक होते हैं, पर कालांतर में यही लोग प्रवर्तक हो जाते हैं। कुछ लोग तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि उनकी रचनाएं प्रचारित हो जाती, उनकी प्रकाशित हो जाते हैं कहीं, या उनके प्रचार करने के लिए अनुयायियों का एक जत्था मिल जाता है, और बड़े ही ख्याति अर्जित कर लेते हैं। यदा कथा अपने चहेतों के बीच सम्मानित भी हो जाते हैं, पूज लिए जाते हैं। मगर इस महादेश की संस्कृति में जब दुर्जन मरकर सज्जन हो जाते हैं, देवता तक भी बन जाते हैं, तभी यह लोग जनमानस में अमृत भाव को प्राप्त करते हैं। एक उक्ति है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सम्राट थे और कालिदास कवि है। ये थे और है के भेद स्पष्ट करता है कि प्रासंगिकता या अमृत का भाव कहाँ सन्निहित है। बहरहाल साहित्यकार अक्षरों व शब्दों को तराश कर, तोड़कर, जोड़कर, वाक्य संरचना कर निराकार भाव को, जो अमूर्त है, उसको मूर्तवान अर्थात साकार करता है। कलाकार शब्द प्रायः चित्रकारों, मूर्तिकारों, कारीगरों, संगीतकारों, नर्तकों, अभिनेताओं आदि के लिए रूढ़ सा हो गए हैं, और कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार, व्यंग्यकार, निबंधकार आदि को साहित्यकार मान लिए गए हैं, जबकि यह वर्ग भी कलाकार की श्रेणी में ही आते हैं। तो दोनों कलाकार हुए। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास, रसखान, केशव, घनानंद, पद्माकर इत्यादि के दोहे, सवैये, कवित्व के शब्दों को जो नगीने की तरह जड़े हुए हैं, इधर उधर करके आप देखिए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, और ऐसा लगेगा जैसे कोई कंगन या कोई हार कहीं टूट फूट गए हो तो किसी दूसरे कारीगर से उनको रसाए गए हैं, जुड़वाए गए हैं। ठीक ऐसे ही किसी भी मूल, दोहा, छंद, कवित्व, चौपाई को संशोधित किया गया है या परिमार्जित की गई है, ऐसा एहसास पता चलता है। तो ऐसे शब्द नगीने की तरह इनके जड़े हुए होते हैं। इसी तरह मूल रचना में छेड़छाड़ किए जाएं तो स्पष्ट झलकता है। अभी भी ऐसी कुछ एक नई रचना में कलात्मकता और अपूर्व भाव देखे जा सकते हैं। इस तरह देखें तो साहित्यकार और कलाकार का काम अव्यक्त को व्यक्त करना है, अज्ञेय को ज्ञेय बनाना है, यानी कि निराकार को साकार रूप में लाना है। जैसे किसी भाव को अभिनेता
अपने अभिनय से साकार करता है। किसी निगढ़ या जो अरूप है उसको शिल्पकार और चित्रकार मूर्तवान करता है रेखाओं और चित्रों के द्वारा। गवैये किसी अलौकिक भाव को ऐसे सुर से गाते हैं कि वो दृश्य एकाकार होते हैं। ताल बजाने वाले हमारे वादक, चाहे वीणा, चाहे वायलिन या हारमोनियम या तबला ही सही, ताल लय वाद्य में, सुशील वाद्य में, चाहे बांसुरी की मधुर धुन में वो निराकार भाव को साकार करता है, लोगों को आनंदित करता है। ठीक वैसे ही हमारे साहित्यकार शब्दों के द्वारा अमूर्त भाव को मूर्तमान करता है। और एक तरह से जैसे ब्रह्म, जैसे ईश्वर को हमने निराकार और साकार में बांट दिए हैं, तो जनसाधारण एक स्वरूप देख के समझता है। ऐसे ही प्रबुद्ध लोग उस निराकार को इन कलाकारों के द्वारा की गई व्यक्त अभिव्यक्ति में महसूस करते हैं, और जिसमें वो छवि ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा फरील, ज्यादा स्वरूपमान नजर आता है, वह रचनाकार उतना ही प्रसिद्ध होता है, उतना ही चर्चित होता है। और बाद में फिर इनकी शुक्तियां नव परिवर्तन की बात करती है, समाज सापेक्ष वो बातें करने लगती है, जिसकी आकांक्षा तमाम प्रबंधकों को, चाहे वो नेतृत्व करता हो, चाहे वो व्यवस्था करने वाले हो, वो सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है। इसलिए समाज में साहित्यकार और कलाकारों का होना नितांत आवश्यक है। कहा यह गया है कि प्लेटो ने इन साहित्यकार, कवि, कलाकारों को ये राजाज्ञा जारी करवा दिया गया था कि लोगों के सुप्त मनोविकार को, उनकी आकांक्षाओं को ये लोग प्रदीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, और इस तरह से राज्य में अराजकता आ जा सकती है। इसलिए राजाज्ञा जारी करवा दिए कि इन लोगों को सर कलम कर दिया जाए या राज्य से बाहर कर दिया जाए, ताकि ये व्यवस्था जो है वो यथावत रहे, इनमें कोई आमूल चूल परिवर्तन कोई ना कर सके, क्रांतियां ना हो। लेकिन उसी प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने उनकी बातों को अमान्य करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सम्राट के लिए, किसी भी देश के लिए ये साहित्यकार, कथाकार, इतने कलाकार इतने ही महत्वपूर्ण हैं कि वे इन आकांक्षाओं को, मनोकामनाओं को प्रदीप्त कराता है लोगों की, और राजा को एहसास कराता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और करना चाहिए। लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराता है, और इसलिए उनको रहना चाहिए। और किसी भी समुदाय में, राज्य में, देश में अगर ये है और ये सम्मानित होते हैं, तो निसंदेह भौतिक वस्तुओं का विकास जैसा भी हो वह एक दिन ढह जाएंगे, लेकिन कलाओं का, साहित्य का विकास ऐसा हो जो कभी ढहेंगे नहीं, बशर्ते सदैव कीर्तिमान रहेंगे और आने वाले पीढ़ियों को भी ये मार्ग प्रशस्त करेंगे अच्छा होने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो इनकी ये उपयोगिता है। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।